हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस चैनल पर। चलिए आज से एक एनसीईआरटी बुक का संकलन पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है पहला नंबर प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। और प्राचीन इतिहास के पहला चैप्टर है भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें साहित्यिक साक्ष्य पढ़ते हैं। साहित्यिक साक्ष्य में है कि साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्य ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह दो प्रकार के हैं: धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। पुरालेख अध्ययन करता है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान के म्यूजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है। इसमें है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण एवं ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्य, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण एवं स्मृति ग्रंथों का अध्ययन आते हैं करते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध तथा जैन से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद ये भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इन चारों वेद को संहिता कहा जाता है। अब देखते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद 4 वेदों में सर्वाधिक प्राचीन। ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 10,600 मंत्र एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का रचना काल सामान्यतः 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वेद का दूसरा एवं 7वां मंडल सर्वाधिक प्राचीन तथा पहला एवं 10वां मंडल सबसे बाद का है। ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की मान्य 5 शाखाएं हैं: साकल, आसमलायन, मांडुकायन, शाखायन एवं वास्कल। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र माने सावित्री का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल अथवा जनक माना जाता है। यह मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं। इसमें मात्र 75 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई है। इस वेद के तीन मुख्य शाखाएं हैं: जैमिनीय, रामायणीय एवं कौमुदीय। यजुर्वेद में यज्ञ की नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद एवं गद दोनों के ही रूपों में उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट है वेद। इस वेद के 2 भाग हैं: कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं: तैत्तिरीय, कठ, कपिस्थल एवं मैत्रेयणी। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रधान शाखाएं मध्याह्न तथा काणव है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं की रचयिता वाजसेनीय के पुत्र याज्ञवल्क्य है, इसलिए इसे वाजसेनी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश में सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। इसमें कुल 20 मंडल, 730 ऋचाएँ तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं शौनक तथा पपलाद है। उपनिषद इसका शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। इसमें आत्मा, परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग, इसे वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद इस कठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ऐतरेय,
तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, कौशितकी एवं मैत्रायणी। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आरण्यक, यह ब्राह्मण ग्रंथों का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। इसकी रचना वर्णों में पढ़ाए जाने की निमित्त की गई है। प्रमुख आरण्य ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, तवलकार है। वेदांग को देखते हैं। वेदांग को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। मैंने वेदांग को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा ज्ञातज्ञेय करने में सहायक है। पुराणों की संख्या 18 है। रामायण में देखते हैं। यदि यह आदि काव्य है, इसकी रचना 2री शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, जो कालांतर में 24,000 हो गए और इसे चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। महाभारत में देखते हैं। महाभारत की रचना 4ठी शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिससे जय संहिता कहा जाता था। तब पश्चात इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। कालांतर में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख हो जाने पर महाभारत या शास्त्रीय संहिता कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख याज्ञवल्क्य गृह्य सूत्र में मिलता है। सूत्र क्या है? सूत्र इस साहित्य की रचना 6ठी ईसा पूर्व के आसपास की गई है। सूत्र ग्रंथों को कल्प भी कहा जाता है। कल्प नियमों एवं विधियों का प्रतिपादन किया जाता है, उसे कल्प सूत्र कहते हैं। पूर्व से 3000 ईसा पूर्व मध्य रचित इतिहास। स्रोत सूत्र वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण तथा इस काल के परंपराओं तथा धार्मिक रूढ़ियों का ज्ञान। ऋग्वेद के 2 स्रोत सूत्र आश्वलायन एवं सांख्यायन। यजुर्वेद के कात्यायन, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी एवं बोधायन, भारद्वाज तथा वैखानस। सामवेद के लाटयायन, द्रायण एवं औशय तथा अर्थशास्त्र के वेदांत से मिलता है। गृह्य सूत्र को देखते हैं। गृह्य सूत्र गृहस्थाश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठान माने कर्तव्य से संबंधित प्रमुख गृह्य सूत्र सांख्यायन, आश्वलायन, बोधायन। धर्म सूत्र में वन धर्म, राजा के कर्तव्य, प्रायश्चित विधान, न्यायालयों की स्थापना, कराधान, वियोग नियम तथा गृहस्थ कर्तव्यों का विवरण आदि मौजूद है। प्रमुख धर्म सूत्र वशिष्ठ, हरित, आपस्तंभ, बोधायन, गौतम आदि है। धर्म सूत्र से ही कालांतर में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। शुल्क सूत्र का तात्पर्य है नापने की डोरी, जिसमें यज्ञ की वेदियों को नापने, स्थान चयन एवं निर्माण आदि का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामिति ज्ञान का परिचय। उपनिषद के दर्शन को भारत ने 6 भागों में विभाजित किया है, जिसमें षड दर्शन कहा जाता है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन और मृत्यु से संबंधित विचारों का वर्णन है, जो है मीमांसा, वेदांग, न्याय, योग, सांख्य और वैश्विक है। वेदांग एवं सूत्रों के बाद स्मृतियों का
उदय हुआ। इसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। मनुस्मृति के भाष्यकार क्रमशः है मेघातिथि, भारूची, कुलकुत, भट्ट तथा गोविंदराज। याज्ञवल्क्य स्मृति के भाष्यकार क्रमशः अपराक्य, विश्वरूप एवं विज्ञानेश्वर है। लौकिक साहित्य देखते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथों तथा जीवनियों का उल्लेख किया जाता है। इसमें भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। कौटिल्य देखते हैं। कौटिल्य या चाणक्य, इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। रचित अर्थशास्त्र से मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व काश्मीरी कवि कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में पाणिनि के अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिकिया एवं कारगिल संहिता, पतंजलि का महाभाष्य एवं विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस तथा कालिदास कृत मालविकाग्निमित्र आदि विषयों के रूप में उल्लेखित मिलता है। कारगिल संहिता यद्यपि एक ज्योतिषी ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक जीवनियों में अश्वघोष का बुध चरित्र, बाणभट्ट का हर्ष चरित्र, वाकपति राज्य का गोंडवाहो, विल्हन का विक्रमाकद्वर चरित्र, पद्मागुप्त का नवसहिबी राज विजय आदि उल्लेखनीय है। अब विदेशी यात्रियों का विवरण देखते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इसके विवरण से तत्काल सामाजिक राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशियों का विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला यूनान एवं रोम के लेखकों का विवरण, दूसरा चीनी यात्रियों का वृत्तांत एवं तीसरा अरब यात्रियों का वृत्तांत। यूनान एवं रोम के लेखकों का विवरण देखते हैं। पहला है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है और इसकी अपनी पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फ्रांस संबंधों का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक ग्रंथ में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस, यह सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी देखते हैं, इसने 2री शताब्दी ईसा के आसपास 150 ईसा में भारत का भूगोल नामक ग्रंथ लिखा, जिसे टॉलमी कहते हैं। ये पुस्तक का नाम है भूगोल, भारत का भूगोल नामक ग्रंथ लिखा। प्लिनी, इसे नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की 1म शताब्दी में ईस्वी में इसने की थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिजों पदार्थों आदि इत्यादि का विवरण। चीनी यात्रियों का वृत्तांत देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान, सुंगयुंग, वेनसांग तथा इत्सिंग के विवरण भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशेष उपयोगी रहे हैं। फाहियान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसे चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, 375 से 415 ईस्वी के समय भारत आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। इसमें अपने मध्य प्रदेश के जनता की सुखी एवं समृद्ध बताया है। फाहियान भारत में 12 वर्षों तक रहा। सुंगयुन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा का बौद्ध ग्रंथों का प्रतीकों। वेनसांग, इसे युवा नवाचांग के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। यह 16 वर्षों तक भारत में रहा। वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सुयुकी, यह पुस्तक का नाम है।
सियुकी के नाम से जाना जाता है। वेनसांग की जीवनी हिली ने लिखी थी। यह वेनसांग का मित्र था। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय के भारतीय अरबी लेखक में अल-बिरूनी, अल-बिलादुरी, सुलेमान अल-मसूदी, हसन निजामी, फरिश्ता निजामुद्दीन इत्यादि मुसलमान लेखकों के कृतियों से भारतीय इतिहास विषय महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अल-बिरूनी, यह इसका पूरा नाम अबू-रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल-बिरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख़वारज़िम माने खीवा में हुआ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अरबी, फारसी एवं संस्कृत विषयों का अच्छा ज्ञाता था। इसने 9वीं शताब्दी के ग्रंथ किल्बुल मसालिक वल ममालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक ग्रंथों का विवरण मिलता है। अल-मसूदी, इसने अपने ग्रंथ मुरुरजक ज़हब में तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। सुलेमान, इसके विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मीर मोहम्मद मासूम के तारीख़-ए-हिंद से सिंध देश के इतिहास तथा मोहम्मद बिन कासिम के सफलताओं की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा एवं स्मारक। अभिलेख में है अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोजकोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हित्ती नरेश सुबिलिमा तथा मितनिशी नरेश मतिउजा के बीच संधि का उल्लेख है। बोगजबकोई अभिलेख, जिसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, लगभग 14 ईसा पूर्व का उल्लेख है। इसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं ताशत्य के नाम से मिलता है। महत्वपूर्ण उल्लेख देखते हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख तथा तिथि रहित अभिलेख है। यह कलिंग राजा खारवेल के बारे में चर्चा की गई है। जूनागढ़, जिसे गिरनार अभिलेख कहते हैं, इसने रुद्रदामन ने लिखवाया था, जिसमें सुदर्शन झील के बारे में भी जानकारी मिलती है। नासिक अभिलेख गौतमी बलसिरी, इसमें सतवाहनों का उपलब्धियां हैं। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त लिखवाया था, इसकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। अब देखते हैं ऐहोल अभिलेख, इसमें पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हुणों पर विजय का विवरण मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासन विजय सेन। बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख, जिसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों का प्रकाश डाला गया है। बालाघाट काले अभिलेख, इसमें सातवाहनों की उपलब्धियां हैं। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां हैं। बरहूत अभिलेख, इसमें शुंग नरेण शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है। एरन अभिलेख, इसमें भानुगुप्त का विवरण मिलता है। अब देखते हैं भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के वेश्यनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है।
सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। इसकी जानकारी देने वाला अभिलेख सौरगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला सच 510 ईस्वी के एरन अभिलेख सेनापति भानुगुप्त से मिलता है। रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अब मुद्रा के बारे में है। मुद्रा यद्यपि भारत में सिक्कों को प्राप्ति 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही मिलती है। प्राचीनतम सिक्कों को आहा सिक्के कहा जाता है। साहित्यिक ग्रंथों में इसे कसारपण, पुराण, धरन, शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। आहा सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां अंकित की गई हैं। सिक्कों पर लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने प्रारंभ किया था। प्राचीन भारत के गणराज्य का अस्तित्व मुद्राओं से ही प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का पता चलता है। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। एक छोटा चैप्टर है। इस काल के इतिहास का लिखित विवरण नहीं मिलता है। वह काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, जैसे पाषाण काल। इस काल के लिखित विवरण तो मिलते हैं लेकिन उसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता, माने हम इसको पढ़ नहीं सकते। उस काल को हम अदैतिहासिक काल कहा जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता। जिस काल के लिखित साक्ष्य को स्पष्ट विवरण प्राप्त होता है वह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है, जैसे महान अजरपतों का काल 6ठी सदी ईसा पूर्व है। प्रागैतिहासिक काल को समानतः 3 भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक काल, मध्य पाषाण काल एवं नव यम उत्तर पाषाण काल। पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। सर्वप्रथम पाषाण कालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण रॉबर्ट ब्रूस फूट महोदय ने 1863 ईस्वी में किया। पूर्व पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पाषाण काल। निम्न पुरापाषाण युग के स्थल वर्तमान पाकिस्तान के सोहन घाटी एवं महाराष्ट्र में पाए गए हैं। भारत में सबसे पुराना हस्तकुठार सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। लोहदा नाला बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से पशुओं की हड्डियों से बनी मूर्तियों प्राप्त हुई है। हथनौरा यानी यह मध्य प्रदेश में स्थित है से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। मध्य पुरापाषाण युग के औजार मुख्यतः शैल से बने होते हैं। इस संस्कृति को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। खुरचनी, फलक, वैधनी, वेदक तथा तक्षणी इस संस्कृति के प्रधान उपकरण थे। पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, जबकि नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। इस काल के मानवों की गुफाएं भीमबेटका से मिली है। इस काल में मानव की गुफाएं भीमबेटका से मिली हैं, जिसमें विभिन्न कालों की चित्रकारी, बाघ, गेंड़ा तथा सुअर के चित्र प्रमुख हैं। भीमबेटका गुफाओं की खोज 1958 ईस्वी में B.S. वाकनकर ने की थी। इसमें है पुरापाषाण युग का एक श्रेणी दिया गया है। इसमें निम्न पुरापाषाण काल, जिसमें सोहन घाटी पाकिस्तान पंजाब में पड़ता है, बेलन घाटी जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। मध्य पुरापाषाण युग सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी एवं तुंगभद्रा घाटी। उत्तर पुरापाषाण युग बेलन घाटी, छोटा नागपुर का पठार, यह जो छोटा नागपुर का पठार है यह झारखंड में स्थित है। मध्य भारत नागपुर, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश है। अब देखते हैं
मध्य पाषाण काल, यह जो 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के बीच, यह काल पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल दोनों की समिश्रित विशिष्टताओं का प्रदर्शन करता है। इस काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर तथा खाद्य वस्तुओं बटोरकर पेट भरते थे। मध्य पाषाण काल में पाषाण के लघु उपकरण पाए जाते थे। भारत में सबसे पहले लघु पाषाण काल 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में C.L. क्लाइल द्वारा खोजा गया। प्रमुख मध्य पाषाण काल उपकरण ईथकर, फलक, वेधिनी, अर्धचंद्राकार, समलंब इत्यादि। मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ, जिसमें तीर कमान का प्रचलन हुआ। पूछता है कि तीर कमान का प्रचलन कब हुआ? मध्य पाषाण काल में हुआ। तापमान में बदलाव आने से जौ, गेहूं, धान जैसे फसलें उगाने लगी। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल युग। आजमगढ़ से क्या आजमगढ़ यह होशंगाबाद के समीप मध्य प्रदेश 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। भीमबेटका भोपाल के समीप मध्य प्रदेश में है, यह 7वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बोधौर यह सीधी के समीप मध्य प्रदेश में है, यह 8वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। बोगौर यह भीलवाड़ा के समीप राजस्थान में है, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। महागढ़ यह मेजा के समीप उत्तर प्रदेश में है, जो 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। सराय नहाराय यह प्रतापगढ़ के समीप उत्तर प्रदेश, यह 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। एवं पायरासा यह मुंगेर के समीप बिहार में है, यह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मानी जाती है। नव पाषाण काल लोगों की बीज का ज्ञान हुआ। इसी काल में लोगों का बीज का ज्ञान हुआ, इसमें फसल उगाने जाने लगे। विकास की अवधारणाएं नव पाषाण काल में आई तथा कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया इसी काल में। इस काल के लोग पॉलिशदार पत्थरों के औजारों तथा हथियारों का प्रयोग करते थे। नव पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं थी कृषि का प्रारंभ, गर्त अवस्था मन एक जगह ठहर कर आवास करना, बुर्जहोम मानव शव के साथ पशु माने कुत्ता का दफनाना इसी काल में प्रारंभ हुआ। बड़ी मात्रा में अस्थियां, औजार, पोत निर्माण, ऊन के साथ अस्थायी जीवन तथा समाज का निर्माण इसी काल में हुआ। अब आर्य ऐतिहासिक काल में देखते हैं। आर्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। तम्र पाषाण काल जो 3500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है। लौह काल यह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तम्र पाषाण काल में मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। इसे कृषक संस्कृति, पशुचारिक संस्कृति एवं क्षेत्रीय संस्कृति भी कहा जाता है। पाषाण कालीन लोग तांबे एवं पाषाण पत्थर का साथ साथ प्रयोग करते थे। यह भारत में कई संस्कृतियां का आधार बना। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति या आहार कहा जाता है। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवर्ती था। नौदा टोली एरन तथा नागदा मलवा संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। नौदा टोली का उत्खनन कार्य H.D. संकलैया ने करवाया। तांबे धातु का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ तथा प्रथम औजार कुल्हाड़ी बनाया गया। इसका जो साक्ष्य स्थल अतिरम्पकम में मिला है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है या किया गया है। उत्तर भारत में लौह काल के साथ साथ चित्रित धूसर मृदभांड जिसकी खोज P.G.W. ने किया था, स्थिति कायम है। दक्षिण भारत में लौह काल
महापाषाण संस्कृति के समकालीन थे। अब यहीं तक रखेंगे, अगला दिन से हड़प्पा संस्कृति स्टार्ट किया जाएगा। जय हिंद दोस्त।